1950 के दशक में कैलिफोर्निया के एक बड़े रेगिस्तान के पास विक्ट्री नाम का एक छोटा सा शांत शहर था। ये शहर उन लोगों के लिए बना था जो एक सीक्रेट कंपनी के लिए काम करते थे। शहर में सब कुछ एकदम सही दिखता था, साफ सुथरे घर, मुस्कुराते हुए परिवार और शांत सड़कें। हर सुबह पुरुष कंपनी की इमारत में काम करने जाते थे जो शहर के बाहर थी। महिलाएं घर पर रहती थीं। वे खाना बनाती थी, सफाई करती थी और शैली नाम की एक महिला द्वारा सिखाई जाने वाली डांस क्लास में भी जाती थी। महिलाओं को ये जानने की अनुमति नहीं थी कि पुरुष काम पर क्या करते हैं। उन्हें कंपनी की इमारत के पास भी जाने की अनुमति नहीं थी। विक्ट्री में रहने वाले जोड़ों में से एक एलिस और जैक थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे साथ में अपना समय बिताते थे और अक्सर बनी और उसके पति जैसे दोस्तों के साथ पार्टियां करते थे। जब एलिस अपना काम करती थी तो वह एक गाना गुनगुनाती थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने ये कहां से सीखा था। कभी कभी जमीन एक छोटे भूकंप की तरह थोड़ी हिलती थी, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। एलिस ने एक बार जैक से उस झटके के बारे में पूछा और क्या इसका उसके काम से कोई लेना देना है। जैक ने कुछ नहीं बताया और एलिस ने फिर से नहीं पूछा। डैन की क्लास के बाद एक दिन एलिस और बनी ने देखा कि लाल रंग के कपड़े पहने कुछ लोग एक नए पड़ोसी को शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। देखते देखते वे अपने ग्रुप की एक महिला मार्गरेट के बारे में बात करने लगे जो फिर से क्लास से गायब हो गई थी। मार्गरेट कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही थी और अब लोग उससे दूर रहते थे। बाद में जब एलिस अपने बगीचे में काम कर रही थी तो उसने मार्गरेट को अपने आंगन में खड़ा देखा। उसके हाथ में एक छोटा खिलौना प्लेन था और ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें बंद करके सपना देख रही हो। एलिस को यह अजीब लगा, लेकिन वो वापस खाना बनाने में लग गई। उस रात उसने देखा कि उसके कार्टन में रखे सारे अंडे खाली थे। वो उलझन में थी, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान हट गया जब खाना जलने लगा। कुछ दिनों बाद शेल के घर पर एक पार्टी थी। जब एलिस पार्टी का आनंद ले रही थी तो उसने फिर से वही गाना गुनगुनाया। बनी ने उसे रुकने के लिए कहा। तभी एलिस को एहसास हुआ कि उसे गाने का नाम भी नहीं पता है। जब उसने गाने के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में अजीब तस्वीरें कौंध गईं, लेकिन बनी ने उसे खींच लिया और वह भूल गई। फिर पार्टी में तब रुकावट आई जब शैली और उसके पति फ्रैंक आ गए। फ्रैंक विजय कंपनी के बॉस थे। उन्होंने नए पड़ोसियों का स्वागत किया, लेकिन अचानक मार्गरेट आ गई। उसने ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जिससे सभी असहज हो गए। उसके पति उसे तुरंत ले गए। उसके बाद फ्रैंक ने मेहमानों से फिर बात की कि कैसे उनका शहर एक सुरक्षित और बेहतर जगह है। एलिस चिंतित थी, इसलिए वो मार्गरेट से मिलने गई। उसने मार्गरेट को घर पर पाया जबकि उसके पति ने उसे कुछ दवा दी। मार्गरेट ने एलिस को आगाह करने की कोशिश की कि कुछ बुरा हो रहा है और उसे डरावने सपने आ रहे हैं, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया। पार्टी में वापस एलिस ने जैक को फ्रैंक के निजी कमरे में अपने कपड़े ठीक करते हुए पाया। फिर फ्रैंक अंदर आया और बिना कुछ कहे उन्हें घूरता रहा। वो थोड़ी देर बाद चला गया। एलिस ने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। अगले दिन एलिस अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने गई। उन्होंने फिर से मार्गरेट के बारे में बात की। कुछ ने कहा कि एक दुर्घटना के बाद वो बदल गई है, लेकिन बनी ने उन्हें याद दिलाया कि मार्गरेट अपने बच्चे के साथ रेगिस्तान में चली गई थी, जिससे शहर का एकमात्र नियम टूट गया। मार्गरेट ने कुछ अजीब देखा और उसके बाद वो पहले जैसी नहीं रही। जब उन्होंने उसे पाया तो उसका बच्चा चला गया था और उसके हाथ में केवल एक खिलौना विमान था। मार्गरेट को लगा कि कोई उसके बच्चे को ले गया है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जब वे बात कर रहे थे तो जमीन फिर से हिली, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ महिलाओं को आश्चर्य हुआ कि क्या पुरुष खतरनाक चीजें बना रहे हैं, जैसे हथियार, लेकिन बनी ने उन्हें ऐसा सोचना बंद करने के लिए कहा। उस रात एलिस को डरावने सपने आए। अगले दिन वह आराम करने के लिए शहर की ट्रॉली में गई, लेकिन अपने सामान्य पड़ाव पर उतरने के बजाय वह रेगिस्तान के दृश्य का आनंद लेने के लिए रुक गई। ड्राइवर को यह अजीब लगा। फिर एलिस ने आसमान में कुछ देखा। यह एक खिलौना विमान की तरह लग रहा था जो रेगिस्तान में गिर रहा है और दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वो उसे वहां नहीं ले जा सकता। इसलिए एलिस बाहर निकली और अकेले रेगिस्तान में चली गई। काफी दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ी मिली जिसके चारों ओर एक सड़क जा रही थी। सबसे ऊपर एक बड़ी गुंबद के आकार की इमारत थी। उसने उसकी कांच की सतह को छुआ और तुरंत उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपने दिमाग में डरावनी तस्वीरें दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी। फिर सब कुछ काला हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस बिस्तर पर थी। जैक रसोई में उसके लिए खाना बना रहा था। उसने कहा कि जब वो वापस आया तो वो पहले से ही घर आ चुकी थी। एलिस को दुर्घटना याद थी, लेकिन जैक ने कहा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई और किसी और ने इसे नहीं देखा। एलिस भ्रमित थी और भूलने की कोशिश कर रही थी। बाद में सफाई करते समय एलिस ने दीवार को हिलते देखा और उसे खिड़की की ओर धकेल दिया। वो घबरा गई, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तभी फोन की घंटी बजी। वो मार्गरेट थी। उसने पूछा कि क्या एलिस ने देखा कि उसने क्या किया और कहा कि उनसे झूठ बोला जा रहा है। एलिस परेशान हो गई और कॉल काट दी, लेकिन वो उस बारे में सोचती रही। अपनी अगली डांस क्लास में एलिस ने आईने में देखा और देखा कि मार्गरेट उसके मूव्स की नकल कर रही है। अचानक मार्गरेट का सिर कांच से टकरा गया।
एलिस चिल्लाई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो मार्गरेट जा चुकी थी। किसी और ने कुछ नहीं देखा। एलिस घर भागी और देखा कि मार्गरेट छत पर खड़ी है। एलिस ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मार्गरेट कूद गई। एलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही लाल वर्दी वाले लोग आ गए और मार्गरेट को ले गए। उस शाम एलिस ने जैक को सारी बात बताई, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। मार्गरेट के पति ने कहा कि वह ठीक है और अस्पताल में है। सभी ने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। एलिस को लगा कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है और वो अपना दिमाग खो रही है। उसने जैक से शहर में अपनी नौकरी के बारे में सच बताने की विनती की। जैक को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसे ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि वे सब कुछ खो सकते हैं। उस रात एलिस जागती रही और उसे एक और डरावना दृश्य दिखाई दिया। उसने खुद को पानी में डूबते देखा, जैसे दीवार ने उसे धक्का दिया हो। फिर उसने आंख झपकाई और खुद को खिड़की पर खड़ा पाया और उसे नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंच गई। अगले दिन खाना लपेटते समय उसके हाथ अपने आप हिल गए और उसके शरीर को प्लास्टिक में लपेटना शुरू कर दिया। उसने तुरंत रुककर उसे उतार दिया। वो जोर से सांस ले रही थी और उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जल्द ही जैक उसे देखने के लिए कोलिंस नाम के एक डॉक्टर को ले आया। उसने कहा कि मार्गरेट को कूदते देखकर एलिस तनाव में थी। जब एलिस ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, तो डॉक्टर ने कहा, कभी कभी दिमाग हमारे साथ चाले चलता है। उसने उसे मदद के लिए दवा दी, लेकिन एलिस और जैक दोनों ने मना कर दिया। एलिस ने उसके बैग में मार्गरेट के बारे में कुछ कागजात देखे। उसने पूछा कि उसे क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा कि मार्गरेट को गंभीर मानसिक समस्या थी, जिससे उसके पति का जीवन कठिन हो गया था। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई और मार्गरेट को इलाज के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर के जाने के बाद वो अपना ब्रीफकेस भूल जाता है। एलिस जल्दी से उसे उठाती है और जवाब ढूंढने के लिए अंदर देखती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत वापस आता है तो एलिस दिखावा करती है कि वो उसे दे रही थी। उसे कुछ भी शक नहीं होता। उसके जाने के बाद पता चलता है कि एलिस के पास कुछ फाइलें हैं, लेकिन जब वो उन्हें खोलती है तो सभी पन्ने काले हो चुके होते हैं। गुस्से और दुख में वो उन्हें आग में फेंक देती है। मार्गरेट के बारे में सोचते हुए एलिस शांत होने के लिए पीती है। नहाते समय उसका मन फिर से भटक जाता है। उसे डरावनी तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन एक प्यार करने वाले जोड़े की कोमल यादें भी। जैक घर आता है और संगीत बजाता है। वो परिवार शुरू करने का विचार लाता है। एलिस कहती है कि वो इस पर विचार करेगी। उस रात वे फ्रैंक के घर एक शानदार डिनर पर जाते हैं। फ्रैंक जीत का मुखिया है। एलिस उसे देखते हुए देखती है और घबरा जाती है। एक डांसर परफॉर्म करता है, जिससे एलिस को उसके सपने याद आ जाते हैं। वो भावुक हो जाती है और जाना चाहती है, लेकिन फ्रैंक के भाषण शुरू होने पर जैक रुक जाता है। वो जैक के प्रमोशन की घोषणा करता है। जब सभी खुश होते हैं, एलिस रोते हुए बाथरूम की ओर भागती है। वो एक और सपना देखती है और भी परेशान हो जाती है। बनी उसे ढूंढती है और उसे चीजों को बर्बाद करने और स्वार्थी होने के लिए डांटती है। एलिस शांत रहने और सामान्य रहने की कोशिश करती है। बाद में जैक एक डिनर पार्टी आयोजित करता है और फ्रैंक और शेल को आमंत्रित करता है। जब एलिस खाना बना रही होती है, फ्रैंक रसोई में आता है और कहता है कि वह दिलचस्प है। वो कहता है कि वो उन लोगों का सम्मान करता है जो उसे चुनौती देते हैं। डिनर में एलिस फ्रैंक के सामने मुख्य सीट पर बैठकर सभी को चौंका देती है। फिर वो सभी के अतीत के बारे में सवाल पूछने लगती है। वो बताती है कि उनकी सभी कहानियां एक जैसी हैं और कहती है कि जीत सच को छिपाने में है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे जारी रखने देता है। एलिस सभी को बताती है कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वो नकली है। फ्रैंक शांत रहता है और कहता है कि एलिस मार्गरेट की तरह बीमार है। वो ये भी संकेत देता है कि एलिस उसके निजी कमरे में घुस गई थी। शैली अपने पति का बचाव करती है और कहती है कि एलिस एक दृश्य बना रही है। मेहमान जाने लगते हैं। जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है, फ्रैंक एलिस को ठंडी नजर से देखता है और कहता है कि उसे इससे बेहतर की उम्मीद थी। अकेले जैक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि एलिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एलिस कहती है कि उसका उसे चोट पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था। वो बस जाना चाहती है और चीजों को ठीक करना चाहती है। जैक अंततः मान जाता है। एलिस जल्दी से अपना सामान पैक करती है और जैक के साथ कार में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, जैक माफी मांगता है। लाल वर्दी वाले आदमी आते हैं और उसे बाहर खींचते हैं। जैक पास में खड़ा होकर रोता है और एलिस मदद के लिए भीख मांगती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और बिजली के झटके दिए जाते हैं। दर्द में उसे और भी दृश्य दिखाई देते हैं। इस बार वो अपनी असली जिंदगी देखती है। वो और जैक आधुनिक समय में रहते हैं। जैक ने अपनी नौकरी खो दी थी और एलिस अस्पताल में लंबे समय तक काम करती थी। उनका जीवन कठिन था और जैक दूर हो गया। वो रातें फ्रैंक के पॉडकास्ट को सुनने में बिताता था, जिसमें पुरुषों को नियंत्रण वापस लेने की आवश्यकता के बारे में बात की जाती थी। जीत के साथ एलिस अस्पताल में जागती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो अब बेहतर है। वो अपनी दिनचर्या में वापस आ जाती है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। एक रात जैक वही अजीब गाना गाते हुए घर आता है। इस बार एलिस को पूरे बोल याद है। उसे ये भी याद है कि उसे उसके असली शरीर में कहीं घसीटा गया था।
ये पता चला है कि जीत एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। जैक एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था जो पुरुषों को उनकी पसंदीदा महिलाओं के साथ एक आदर्श नकली दुनिया में रहने देता था। वास्तविक जीवन में एलिस पूरे दिन सिमुलेशन के अंदर एक मशीन से जुड़ी रहती थी। जैक काम के बाद ही शामिल हुआ। उसकी कम वेतन वाली नौकरी से सेटअप का खर्च चल जाता था। विक्ट्री के दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही किया। सिमुलेशन के अंदर एलिस बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे सच्चाई का पता चलता है। वो जानना चाहती है कि जैक ने ऐसा क्यों किया। जैक कहता है कि वो बस चाहता था कि वे फिर से खुश रहें, लेकिन एलिस गुस्से में है। जैक ने उसकी आजादी छीन ली और उसे एहसास कराया कि वो बीमार है। वो उसे ये भी बताता है कि विक्ट्री में बच्चे असली नहीं है। जैक माफी मांगता है और उसे कसकर गले लगाता है। एलिस छूट जाती है और उसे कांच की वस्तु से मारती है। जैक असली जिंदगी में मर जाता है क्योंकि सिमुलेशन में मरना असली होता है। फ्रैंक को जैक की मौत के बारे में फोन आता है। बनी एलिस के घर जाता है और जैक का शव पाता है। वो एलिस को बताती है कि उसे पहले से ही सच्चाई पता थी, लेकिन वो विक्ट्री में रुकी रही क्योंकि उसके असली बच्चे चले गए थे। यह एकमात्र जगह थी जहां वो उनके साथ रह सकती थी। बनी एलिस को मुख्यालय जाकर खुद को डिस्कनेक्ट करने की चेतावनी देता है। एलिस बाहर भागती है। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमाती है और लोगों को कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। रेड में आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन बनी उसे भागने में मदद करता है। एलिस एक कार में कूद जाती है और तेजी से भाग जाती है। आदमी दूसरी कारों में उसका पीछा करते हैं। डॉक्टर भी पीछा करने में शामिल हो जाता है, लेकिन एलिस उनसे बच निकलती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शहर में वापस फ्रैंक मर चुका है और शैली प्रभारी है। एलिस पहाड़ी पर जाती है, लेकिन कार फंस जाती है। वो बाहर कूदती है और भाग जाती है। लाल आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन एलिस खुद को धक्का देकर गुंबद तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो भागती है, जैक की असली और नकली यादें वापस आ जाती है। वो जैक की एक छवि देखती है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसे सब कुछ याद है। वो कांच की दीवार को छूती है, अपना सिर पीछे फेंकती है और अपने वास्तविक जीवन की झलकियां देखती है। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है।